प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे और जानकारी के मुताबिक आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में 25 मंत्री शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट में हर राज्य को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है, जिसमें युवा चेहरों को शामिल किए जाने पर जोर रहेगा। इसके साथ ही नई कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी पर भी फोकस रहेगा। दलित ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाए जाने की खबर है। वहीं नई कैबिनेट गठन के बाद पीएम की टीम में एससी/एसटी के 10-10 मंत्री और ओबीसी के 25 मंत्री हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि उच्च शिक्षित लोगों को कैबिनेट में लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पूर्व सीएम, अनुभवी पूर्व मंत्री और प्रशासनिक अनुभवी लोगों को शामिल किया जा सकता है। वहीं आज होने वाले नए कैबिनेट गठन से पहले सुबह मोदी कैबिनेट की बैठक भी होगी। तो केंद्रीय कैबिनेट में यूपी के कई चेहरों को भी मिल सकती है जगह और केंद्रीय कैबिनेट के लिए यूपी के कई नामों पर चर्चा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें कि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर 3 नामों पर चर्चा चल रही है। रीता बहुगुणा जोशी, हरीश द्विवेदी और सत्यदेव पचौरी के नाम पर चर्चा है। 3 नेताओं में से किसी एक को मिल सकता है मौका। रामशंकर कठेरिया, एसपी बघेल, विनोद सोनकर भी रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। कौशल किशोर, प्रवीण निषाद, राजेंद्र अग्रवाल के नाम पर भी चर्चा है। उधर मोदी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट विस्तार में उत्तराखंड को भी मिल सकती है जगह। उत्तराखंड में भी अगले साल 2022 में चुनाव होना है और विधानमंडल में अजय भट्ट और तीरथ सिंह रावत को मिल सकती है जगह। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। मंत्रिमंडल में अजय भट्ट और तीरथ सिंह रावत को जगह मिल सकती है। दरअसल आज कैबिनेट का विस्तार शाम को होना है, लेकिन उससे पहले सुबह कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर यह कि उत्तराखंड में भी नाम काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें अजय भट्ट और तीरथ सिंह रावत का जो नाम है वो बताया जा रहा है। लेकिन किसको जगह मिलती है ये देखना होगा। शाम तक जो पूरी तस्वीर है, शाम 6 बजे के बाद ये साफ हो जाएगी। ये कहा जा रहा है कि जहां पर चुनाव होने हैं उन राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो मोदी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट विस्तार में उत्तराखंड को भी जगह मिल सकती है। उत्तराखंड में भी अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। मंत्रिमंडल में अजय भट्ट और तीरथ सिंह रावत को शामिल किया जा सकता है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजय चौधरी जी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही चलिए जुड़ेंगे उनसे, लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से अजय वर्मा जी जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता हैं, और विजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं विजय जी आपके पास ही आना चाहूंगी। आप किस तरीके से देख रहे हैं मोदी 2.0 की टीम को? देखिए, मोदी जी की 2019 में सरकार बनी, मंत्रिमंडल उन्होंने छोटा रखा और उत्तर प्रदेश से खुद वो हैं और यहाँ से जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी वो भी यहीं से हैं और 7-8 मंत्री उन्होंने बनाए। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में है, जिसकी वजह से कुछ एडजस्टमेंट तो प्रदेश से भी करना पड़ रहा है। नए सिरे से कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाने की तैयारी है, जिसमें कई नाम चल रहे हैं और शाम को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन उत्तर प्रदेश के सांसद ऐसे हैं जो केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे, शपथ लेंगे। ये दरअसल एक इस तरह की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि हर क्षेत्र से एक रिप्रेजेंटेशन हो जाए और हर समुदाय से, खासतौर पे जिनके पास वोट ज्यादा है, ऐसी जो समुदाय हैं उनके जरूर रिप्रेजेंटेशन हो जाए। उनकी जो सहयोगी दल 2 हैं, एक जो लोकसभा में उनके साथ जुड़े निषाद पार्टी के और एक जो 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ है अपना दल। इन दोनों का सबसे महत्वपूर्ण स्टेक माना जा रहा है, जिसमें प्रवीण निषाद जो संत कबीर नगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, निषाद पार्टी के, भाजपा के टिकट पे चुनाव जीते थे, है वो निषाद पार्टी, लेकिन चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। और अपना दल की अनुप्रिया पटेल के साथ उनके 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और दोनों अपना दल के अपने सिंबल पे जीते हैं। तो इन दोनों का जरूर इसमें समावेश होने की संभावना दिख रही है। इसके अलावा कुछ जो अच्छे, जैसा आप बता रही हैं कि कुछ काबिल लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिनको अच्छा शासन चलाने का अनुभव है, उन्हें जगह मिल सकती है। सारा सिनेरियो 2022 को देखते हुए तैयार किया जा रहा है और
जो कुछ भी फैसले भाजपा हाईकमान लेगा उसकी निगाह में 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की फिर से वापसी हो जाए, क्योंकि 2014 से लगातार बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत रही है। 2014 जीता, 17 जीता और 19 में अलायंस के बावजूद, एक बहुत मजबूत अलायंस के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 64 लोकसभा सीटें जीती थी। तो उनके सामने 2022 में फिर से अपने को रिपीट करने। लेकिन विजय जी, खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये राह जो है इतनी आसान नजर नहीं आ रही है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, क्योंकि इस बार तो आप लोगों ने भी साफ कर दिया है कि आपकी पार्टी छोटे दलों के साथ तो गठबंधन करेगी, लेकिन बड़ी पार्टियों के साथ नहीं जाएगी, और ऐसा ही जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी सोच रही है। तो ये जो उनके सहयोगी दल हैं उनको साथ लेने की अब कोशिश हो रही है एक बार फिर से, और उसमें जगह दी जा सकती है। आज अनुप्रिया पटेल का नाम भी सामने आ रहा है, और कुछ और नेता जो हैं वो भी शुमार बताए जा रहे हैं इस रेस में। देखिए, चूंकि भाजपा को इस बात का एहसास हो गया है कि जमीन उत्तर प्रदेश से उनकी खिसक गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का दानाधार खत्म हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, हाथ पैर मार रही है, और उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। कोशिश कर रही है कि कैसे जातियों के, धर्म के नाम पे या छोटे दल को हम कैसे अपने साथ लेके उनको चेहरा अपनी कैबिनेट में बनाए, जो इतने दिनों से उनको दुत्कार रहे थे, उनको पूछ नहीं रहे थे, उनके पीछे पीछे छोटे दल घूम रहे थे कि हम आपके सहयोगी दल हैं, आप पहले भी हम मंत्री रहे थे, दोबारा भी हमें मंत्री बनाओ। तो भारतीय जनता पार्टी उनकी बात नहीं सुन रही थी। चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरी तरह से एहसास है कि जमीन पे जिस तरह से पंचायत के सदस्यों के चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी, बेशक वो सरकारी मशीनरी का के उन्होंने जिला इनको हराया था। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को तो एहसास है कि जमीन हमारी चली गई। कोविड काल में हमने लोगों की यहाँ मदद की नहीं है, यहाँ पे लगातार लोगों की मौतें होती रही, बिना ऑक्सीजन के लोग तरफ के उत्तर प्रदेश मर गए। अनुराग जी, लेकिन इस तरीके के आरोप लगाना बहुत आसान होता है जब आपकी भी पार्टी जब सरकार में थी, आपका भी कार्यकाल रहा है, उस दौरान भी ऐसे ही आरोप आप लोगों पर भी लगते थे। तो ये जाहिर सी बात है, जिसकी भी सरकार होती है ऐसे आरोप लगते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास अजय वर्मा जी। सर, मैं लौटूंगी आपके पास अजय वर्मा जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहां पर खड़ी हुई है? हार पर हार, हार पर हार। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार है एक्सपेंशन करना, मंत्रिमंडल विस्तार करना, लेकिन क्या इस वक्त जो देश के हालात हैं, महिलाएं किचन में महंगाई की मार झेल रही हैं, गैस सिलेंडर, दाल, सरसों का तेल, देश की मध्यम वर्ग और अल्प वर्ग के लोग पेट्रोल और डीजल की महंगाई की मार झेल रहे हैं। कोविड से पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था -15 पहुंच गई है, महंगाई उच्चतम स्तर पर है। क्या इस वक्त विस्तार जायज था, या इस विस्तार में जितना पैसा और मंत्रियों के ऊपर इतना एक्सपेंसिव होगा, इससे देश और देश की कल्याणकारी योजना होगी? लेकिन चूंकि मोदी साहब को चुनाव लड़वाने हैं, 5 स्टेटों में चुनाव है और साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतने हैं, उसके लिए अपनी रणनीति के तहत चाहे वो योग्य हो या ना योग्य, अगर एमपी है और राज्यसभा है तो वो बनेंगे मिनिस्टर। लेकिन जहां तक आप पूछ रही है कांग्रेस की बात, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ देश के उन मजलूमों के साथ जिन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ जो महंगाई की मार झेल रहे हैं, उन छोटे व्यापारियों के साथ जिनका व्यापार खत्म हो गया, उन लोगों के साथ जिनकी नौकरी कोविड से और वैसे चली गई 30 करोड़ से ज्यादा, उन लोगों के साथ अपनी रणनीति बनाकर आने वाले विधानसभा के 5 उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी इस वक्त चुनावी माहौल नजर आ रहा है, लेकिन आपको तो मुकाबले में अभी कोई ले ही नहीं रहा है। और भी जो चुनाव हुए भी हाल फिलहाल में, उसमें भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के पूरे प्रदेश के हर 5 जिलों को मिलाकर प्रशिक्षण शिविर 2 दिन के चल रहे हैं। कल गाजियाबाद में प्रदेश कांग्रेस का शिविर था और उससे पहले बनारस में था, मिर्जापुर में था। तो सारे जिलों में बूथ वाइज हम लोग कमेटी बनाकर और प्रदेश से हमने लाखों लोगों को जोड़ने का अभियान, चुनाव के लिए स्पेशल टीम, ताकि सरकार की असफलताएं, विफलताएं, प्रदेश सरकार की तानाशाही, क्योंकि आज आपने देखा कि एक रिपोर्ट आई है, उसमें भी कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता का हनन करने में मोदी जी का भी नाम आया है उसमें। अच्छा, अच्छाई में आता है तो चलिए हम बधाई दें, लेकिन जब बुराइयों में और तानाशाही में आता है, उसके लिए भी तो उनको सोचना चाहिए कि आखिर प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, वो खाली बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। हम ये चाहते हैं वो विस्तार जरूर करें, लेकिन देश के जो हालात हैं, देश की जो स्थितियां हैं, देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो तीसरी लहर आने वाली है कोविड, उसकी भी समुचित व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए। जैसे अजय जी, अब से थोड़ी देर के बाद संजय जी जब जुड़ेंगे तो आपके सवाल का जवाब मैं उनसे ले लूंगी, लेकिन विजय जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। अच्छा, जुड़ गए हमारे साथ संजय जी। संजय जी, आपके पास ही मैं आती हूँ। जो सवाल कर रहे हैं अजय जी, उसका जरा जवाब दीजिए। सर, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार की समस्या हो रही है, कोरोना काल में तो देखा कि नौकरियां तक छिन गई लोगों की।
नहीं, कोरोना के काल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रिमंडल के विस्तार को इसीलिए लंबित रखा, और आप देख रहे होंगे कि एक एक मंत्री 5-5, 4-4 विभागों को संभाल रहे थे। इससे निश्चित रूप से मितव्ययता हो रही थी, खर्चा कम हो रहा था। लेकिन यार एक आप बात तो सुन लो मेरे भाई, बात सुन लो। अरे यार आप की बात कर रहे हैं आप। नहीं, आपने ये शब्द क्यों बोला कि कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है? शायद आप भूल रहे हैं, इसलिए आप बात नहीं सुनना चाहते, आप केवल बोलते रहते हो। केवल बोलने से कोई हल नहीं होगा, कम से कम बात तो सुनो यार। आप बात सुनना नहीं चाहते। आपने जो सपना देख लिया है, करनी चाहिए। आपने जो सपना देख लिया है, आपने जो कह दिया है, वही सच नहीं है। मंडल का विस्तार इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। नए लोग आएंगे, नए विचारों के साथ आएंगे और इसका समाधान करेंगे। आप जनता लगातार आपको नकार रही है, तब भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है। सर, ऐसे दर्शक नहीं समझ पाएंगे अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे। केवल कहने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। बोलिए संजय जी, बोलिए। नहीं, देखिए इनके साथ कठिनाई क्या है कि ये एसी के कमरे में बैठ गए हैं और ट्विटर खेल रहे हैं। इनको लगता है कि ट्विटर पे जो समस्या दिखी वही जनता की समस्या है। इनको दिखा कि ट्विटर पे जो कोई प्रोग्राम आ गया उससे हल निकल सकता है, वही जनता का हल है। पूरे के पूरे कोरोना काल में उत्तर प्रदेश का विपक्ष अपने एसी कमरे में बैठा रहा और जनता के बीच में नहीं गया। ऐसे राजनीतिक दलों के नेता जो जनता के बीच में नहीं जाते हैं, वो जनता के समस्याओं की समाधान की बात करते हैं। जनता की समस्याओं का समाधान सरकार के प्रभावी और क्रियान्वयन से ही होगा। उस सरकार के क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। मंत्रिमंडल में नई ऊर्जा आएगी, नए लोग आएंगे और उसके माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान होगा। जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यह मंत्रिमंडल में जो आप नए चेहरे देखेंगे उनमें नई ऊर्जा होगी, नया जोश होगा, नया उत्साह होगा, नई परिकल्पनाएं होंगी और उसके आधार पर जनता की समस्याओं के समाधान के साथ हम देश के विकास को और आगे ले जाने वाले हैं। इसी डर से ये विपक्षी दल मुद्दों को भटकाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, जनता के पास नहीं जाते हैं, तो जनता इन्हें दुत्कार देती है, हरा देती है। जवाब दे दूं? जवाब दे दूं? देखिए ऐसा लग रहा है कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी सिलेंडर लेके सर पे घूम रहे थे ऑक्सीजन का, डिप्टी सीएम भी लिए वहां दवाएं घूम रहे थे और दो डिप्टी सीएम क्या कर रहे थे? कहां पे कौन सिलेंडर लेके घूम रहा था? कहीं तो नहीं दिखे। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आपने समय रहते हुए हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दी होती या वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दी होती, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी होती, तो लोगों की क्या मौतें होती? आप यहाँ व्यवस्था नहीं कर पाए, हॉस्पिटल नहीं बना पाए, लोगों को हॉस्पिटल व्यवस्था नहीं कर पाए, कह रहे हैं एसी कमरा। क्या जुमलेबाजी करते हो? ऐसा लग रहा है बीजेपी कार्यकर्ता लिए सिलेंडर घूम रहे थे। अरे सिलेंडर लेके घूमने की जरूरत नहीं थी ऑक्सीजन की, हॉस्पिटल बनाने की जरूरत थी जो आपने नहीं बनाया। चलिए 5 हॉस्पिटल का नाम बताइए जो आपने बनाया। चलिए बताइए 5 हॉस्पिटल का नाम। 4.5 साल में आपने मेडिकल कॉलेज बना दिए। चलिए बनाइए, बताइए। चलो समय शुरू होता है, आप बताइए 5 मेडिकल कॉलेज। देखिए बताइए 5 मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए। अब मैं आपको बता 5 मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए। 30 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। कानपुर में बनना है, कानपुर में बनना है, बरेली में बनना है, गाजीपुर में बनना है, सुल्तानपुर में बनना है। आप सुनेंगे नहीं ना। इन जिलों में बन रहा है। नाम रखने से नहीं होता है, नाम तो आपने भी रख दिया। हम नामों में विश्वास नहीं करते, हम कामों में विश्वास करते हैं। और जो आदमी कानपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, आप बताइए ना। अरे फर्जी बातें आप करते हैं। अगर आपने बनाया होता तो जनता को ये दिल क्यों देखना पड़ता? आपने ही व्यवस्थाएं नहीं की। आपने बहुत अंतर होता है, वहां पर वैसे फैसिलिटीज भी तो मिलनी चाहिए ना जब लोग वहां पर पहुंचे तो इलाज कराने के लिए। चलिए से लौटूंगी मैं आपके पास। और विजय जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, लेकिन ये पूरा बैलेंस फॉर्म में अब देखा जा रहा है नई टीम को, क्योंकि इसमें युवाओं को भी मिलेगी जगह, महिलाओं को भी जगह मिलने की बात सामने आ रही है। ओबीसी का प्रतिनिधित्व भी बताया जा रहा है, जो कि एक बड़ा वोट बैंक रहा है, जिसने साथ दिया था 2017 में भी पार्टी का। नहीं, देखिए जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट है वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ताकतवर वोट बैंक बन के उभरा है 14 से लेकर लगातार। और
भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती भी यही है कि इस वर्ग को कैसे हम संतुष्ट करें, सत्ता में इनको कैसे हिस्सेदारी दें। हालांकि उनकी डिमांड है कि हमें जगह दिया जाए, खासतौर पे जो कश्यप निषाद समुदाय है जिसकी आबादी 15% से अधिक है, उसका रिप्रेजेंटेशन अगर निषाद पार्टी के माध्यम से पार्टी करती है तो शायद उससे एक अच्छा संदेश देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बिहार की वीआईपी पार्टी है उसने भी यहाँ पे अपना दखल शुरू किया है और निषाद पार्टी के पास एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका एक एमएलसी की भी डिमांड उनकी है। तो एक हुआ ये है दरअसल कि जो सामाजिक रूप से मजबूत जातियां हैं पिछले 20-30 साल में जब से सामाजिक न्याय की राजनीति शुरू हुई रखा जा रहा है, तो उसके चलते आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में शाम को विस्तार होना है। देखना होगा कि किन किन चेहरों को इसमें जगह मिलती है। आप सभी खास मेहमान बने रहेगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बारे में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी उत्तराखंड को भी तरजीह दी जाएगी, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं चर्चा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही अजय वर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता हैं। और विजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन संजय जी एक बार फिर से मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि ये जो पूरी कवायद देखी जा रही है, जो विपक्षी दल है ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव को देखकर ही आप लोग कर रहे हैं। राज्यपालों को भी आपने हटाया, नियुक्त किया, लेकिन उसको लेकर भी सवाल वो पूछ रहे हैं कि जहां जहां विवाद रहा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर राजस्थान हो या फिर लक्षद्वीप हो, वहां के राज्यपाल क्यों नहीं हटाए गए? आप लोगों को तो मौका चाहिए कांग्रेस पर सवाल उठाने का, राहुल गांधी को घेरने का। देखिए, राज्यपाल हमने नियुक्त किए, क्या राज्यपाल के पद खाली थे? पद खाली थे तभी ना हमने नियुक्त किए। अब पद खाली रहें, पद खाली रहने चाहिए, ये अगर इनकी मंशा है तो ये इनकी मंशा, इनको मुबारक है। मंत्रिमंडल में पद खाली है। भारत का संविधान मंत्रिमंडलों में मंत्री की नियुक्ति की अनुशंसा करता है। मंत्री बनने चाहिए, मंत्री बन रहे हैं। बीच में स्थिति इस प्रकार की थी, तब मंत्री नहीं बने क्योंकि कोरोना का समय था। अब हम उस पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं। अब तेजी से पूरे देश के विकास को आगे बढ़ाना है, योजनाओं को और तेजी से नीचे तक ले जाना है। उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि मंत्रिमंडल में जो स्थान रिक्त हैं उनकी पूर्ति की जाए। अजय वर्मा जी, लेकिन दिक्कत आप लोगों को क्या है? कोई ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में नहीं हो पाया ये विस्तार और अब हो रहा है, परफॉर्मेंस ही क्राइटेरिया भी है। पहले बड़ी तसल्ली से मैं अनुराग भाई को भी सुन रहा था, संजय जी को। केवल 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा, बीच में ना बोले। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ठीक है, आप अपना मोदी जी का अपना मामला है, विकास करिए और अपने विस्तार करिए। मैं ये बताना चाहता हूं आपको इस वक्त कि भारतीय जनता पार्टी की आपके टीवी पर लिखा आ रहा है कि ओबीसी में बहुत सारी कौम आती है, 36 कौमें आती हैं, जिसमें एक पूरे देश में एक सुणकार सुनार समाज आता है जो 4.23 के अनुपात में हिंदुस्तान में रहता है। आदि अनादि काल से जेवर और सोने चांदी का काम कर रहा है, देश की जीडीपी में 3.16 का योगदान देता है। क्या मोदी जी बताएंगे अगर पिछड़ों में प्रतिनिधित्व देंगे, क्या सुनारों को कोई प्रतिनिधित्व दिया? और एक देश में राष्ट्रीय गद्दी समाज है मुस्लिम कम्युनिटी में। अभी भागवत जी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम का डीएनए है कि सबका साथ सबका विकास करेंगे। गद्दी समाज पिछले अनादि काल से दूध बांटता पिलाता चला आ रहा है। क्या गद्दी समाज का कोई प्रतिनिधित्व हिंदुस्तान में मोदी साहब देंगे? लेकिन केवल 4-5 जो मुस्लिम भाई जिनके बीजेपी के यहाँ उनके रिश्ते हैं, उनकी बेटियां भी आई हुई हैं, उन्हीं को समायोजित करा हुआ है। ना ये गद्दी समाज को रोकेंगे, ना ओबीसी की किसी और कौम को जीतेंगे। इनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसका असली बात यह है सबका विनाश और केवल मोदी जी का विकास। बस ये होता है, यही इनका नारा है। क्योंकि पार्टी में एकल स्वामित्व बढ़ा है, पार्टी बड़ी नहीं है। बीजेपी छोटी हो गई है, मोदी जी बड़े हो गए। और मोदी जी जिस कम्युनिटी से आते हैं, क्या इन्होंने उस कम्युनिटी का कोई नेता हिंदुस्तान में डेवलप करा है? नहीं हुआ ना। मेरा कहने का मकसद यह है, इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। अब मेरा अनुरोध यह है, विकास करेंगे, गवर्नर बदले, लेकिन जो गवर्नर संवैधानिक के खिलाफ जाके मुख्यमंत्रियों के यहाँ काम कर रहे हैं उन पे लगाम लगाएं। और दूसरा, इस देश में मेरा अनुरोध कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी रोज ट्वीट करते हैं कि आने वाले कल में महंगाई रोकिए। ये चल नहीं पाएगा सर, जमीन पर उतर कर भी आप लोगों को जनता को समझाना होगा ना।
जो कांग्रेस की उपलब्धियां रही है वो जन जन तक पहुंचाना भी होगा। आप लोग तो खुद आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं, ऐसी तस्वीरें रोज निकलकर सामने आती हैं, तो वो गुटबाजी को भी खत्म करना होगा। चलिए लौटूंगी मैं आपके पास, विजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, लेकिन उत्तर प्रदेश की भी खास तौर पर हम बात करें तो वो बड़ा प्रदेश है, लेकिन जाति है कि जाति नहीं। विकास की हम बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन जाति वही की वही है, और वही एक आधार है यहाँ चुनाव जीतने का। नहीं, देखिए, जाति इसलिए है कि संविधान में एक शेड्यूल बनाया गया जिसमें शेड्यूल कास्ट रखे गए, जो कास्ट रखे गए वो शेड्यूल कास्ट हो गए। इसके बाद जब मंडल आयोग लागू हुआ तो उसमें पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिला, तो उसमें भी जातियां गिनी गई और गिन के ही मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें की थी। तो जब जातियों की सुविधाएं संविधान से जुड़ गई हैं तो जाति की राजनीति तो अपने आप होती है। अगर जाति की राजनीति करनी है तो आपको समूचे तौर पे जाति को खत्म करना। और समाजवादी लोहिया जी का तो नारा ही था कि जाति तोड़ो, लेकिन वो ये भी कहते थे कि पिछड़े पाए 100 में 60। तो ये जो स्थिति है ये बताती है कि आपको लोकतंत्र में उन वर्गों को जो किसी वजह से सामाजिक रूप से वंचित रह गए, कुछ पिछड़े रह गए, उनको कैसे मुख्य धारा में या जो विकास की भागीदारी है उसमें किस तरह से उनका हिस्सा उनको मिले और वो अच्छा काम करे, आगे बढ़े, ताकि एक समता मूलक समाज की स्थापना हो। इसीलिए जाति की राजनीति हो रही। आप देखिए कि मंडल जब लागू हुआ 89 में, उसके बाद चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमाम राज्यों में पिछड़े वर्ग के जो सबसे जागरूक जातियां थी उसमें यादव समाज, कुर्मी समाज सबसे आगे था। लेकिन अब के वर्षों में अगर आप देखिए तो राजभर समाज आगे आ रहा है, निषाद समुदाय जिसमें कश्यप और 15 जातियां हैं वो आगे आ रहे हैं। अब जो है कुशवाहा समाज कह रहा है कि हमारी हिस्सेदारी होना चाहिए। मौर्य समाज थोड़ा जागरूक हो गया, थोड़ा पहले ही मौर्य और कुशवाहा थोड़ा पहले जागरूक हो गए तो उनको। विजय जी बिल्कुल, और देखिए ना लोगों के सामने कैसी कैसी चीजें रखी जा रही हैं कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री। वो तो गिमिक है। देखिए ये तो कोई जो व्यक्ति ये कह रहा है वो कोई फिल्म बन सकती है इस पे, लेकिन धरातल पे ऐसी राजनीति होना संभव नहीं है, क्योंकि आपके हिसाब से सब कुछ नहीं चलेगा। जब सरकार बन जाती है तो उसमें विधायक पार्टियों की अपनी इच्छाएं होती हैं और अपने एजेंडे होते हैं। कोई डायरेक्शन नहीं है फिल्म का कि स्क्रिप्ट लिख दी गई, 5 मुख्यमंत्री हम बनाएंगे और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से 5 मुख्यमंत्री बन गए। कोई एक आप देखिए बीजेपी और बसपा का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। 6 महीने का मुख्यमंत्री का प्रयोग इनका 96 में हुआ, फेल हो गया। फिर 2000 मायावती तो मुख्यमंत्री रही, बीजेपी का जब नंबर आया उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। 2002 में फिर सरकार बनी बीजेपी और बसपा की, फिर अलायंस का मुख्यमंत्री बना, लेकिन वो भी फेल हो गया। तो ऐसा नहीं है। आप देखिए कश्मीर में पीडीपी के साथ बीजेपी ने बनाया था, वहां भी तो जहां पे जब इस तरह की बात होती है कि 6 महीने या साल भर कोई एक मुख्यमंत्री रहेगा फिर दूसरे को नंबर देगा, ऐसा होता नहीं है। ये व्यवहारिक जीवन में ऐसा संभव नहीं है। देखिए ये एक बात है जो उन्होंने डाला है, इसके बहाने ये बात समझ में आती है कि सभी जातियों में राजनीतिक जागरूकता है और सब सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि जब राजनीतिक दल किसी पर्टिकुलर एक बिरादरी को ज्यादा ध्यान देते हैं, खासतौर पर जो मुख्यमंत्री का बिरादरी होती है उसको ज्यादा जब ध्यान देते हैं तो बाकी बिरादरियों को लगता है कि हमारा भी मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक जमीन का सत्य है, और इस सत्य को जो न समझ पा रहा है उसको 2022 में बहुत मुश्किलें आएंगी। 2022 की राजनीति अति पिछड़े वर्ग से। आप लोग कांग्रेस के साथ भी गए, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहा, वो अनुभव अच्छा नहीं रहा, और इसीलिए अभी पिछले दिनों ही खबर सामने आई कि आम आदमी पार्टी के साथ अब जुड़ने की कोशिश हो रही है। एक मुलाकात भी हुई थी संजय सिंह के साथ, अखिलेश यादव की। देखिए, समाजवादी ने हमेशा से विकास की राजनीति की और वही हमारा नारा रहता है कि समाजवादियों का काम बोलता है। भारतीय जनता पार्टी का नारा तो काम बोलने का रहता नहीं है, उनके कारनामे बोलने का रहता है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, समाजवादी पार्टी द्वारा किए हुए कामों का नाम और नंबर बदल के अपने नाम पे लेना। और आपने बोला जाति है, जो जाति नहीं है वो इसलिए नहीं जाती है, जब जब भारतीय जनता पार्टी आती है वो जाति धर्म की राजनीति भी अपने साथ ले आती है। उसका एक ही काम है, जाति धर्म की राजनीति करो, समाज के अंदर में फूट डालो और राज करो। उनको समाज के विकास से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने आपके माध्यम से पूछा कि भाई 5 मेडिकल कॉलेज का नाम अगर आपको पता है, पहली बात उनको मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का में फर्क ही नहीं पता होगा। दिक्कत तो ये बीजेपी कम से कम यही नहीं जानती कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में फर्क क्या होता है और नर्सिंग होम में क्या फर्क है। पहले इस बात का फर्क जान लें। और जब नाम पूछा तो आए भाई साहब बोलने लगे रायबरेली, ये तो हमने उनको बोला अगर बोलना ही है तो थोड़ा झूठ बोलो ना। बोलो सैफी का आपने बनाया, रामलाल लोहिया लखनऊ आपने बनाया, पीजीआई बीजेपी ने बनाया, मेडिकल कॉलेज बीजेपी ने बनाया लखनऊ का। झूठ बोलो, लंबा लंबा बोलते हो। कानपुर का भी हेलेट हॉस्पिटल आपने बनाया, तब झूठ ही बोलना है
तो सारे जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे रायबरेली हो, चाहे बाराबंकी हो, चाहे शाहजहांपुर हो, सर बनाई तो बहुत सारी चीजें आपने भी ना, वो रिवर फ्रंट की जो घोटाला हो रहा है उसमें भी अब जांच चल रही है ना, बनाकर सर चीजें देखनी भी तो होती है ना, ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी होती है, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे बहुत सारी चीजों को लेकर, तो ये तो आप मत गिनाइए कि आप लोगों ने क्या क्या किया, ये हर सरकार आती है ऐसे ही काम करती है और गिनवाती भी बहुत है। आप सुन लीजिए, अब आप परेशान होने लगे तो हम क्या करें, आप सुन लीजिए, आप परेशान ना होइए, हम समझ सकते हैं परेशानी हो रही है, परेशान आप हो रहे हैं। हाँ तो आप बोलने दीजिए ना, अरे बोलने दीजिए, इतना कम मौका आप दे रही हैं। मैं कह रहा हूं कि आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई काम होता है, जब कोई काम ही नहीं करना है, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आ गया तो अब इंक्वायरी करना है ना, और कल क्या करना है, इन्होंने अगर 4.5 साल में काम किया होता तो काम गिना रहे होते, अब 4.5 साल में कोई काम नहीं किया तो जनता को परसेप्शन बताने के लिए देखिए ये घोटाला वो घोटाला, अरे भैया काम ही नहीं करोगे। संजय जी कुरेद के चीजें निकाल रहे हैं क्या, काम आपको चुनावी दहलीज पे आप लोग तो पुरानी चीजें कुरेद रहे हैं क्या? इनको सिर्फ माहौल बनाना है, काम नहीं गिना पा रहे हैं, इनसे कहो काम गिनाओ तो नहीं गिनाएंगे, ये सिर्फ घोटाला खोजेंगे, बोलेंगे देखिए आप केवल आप अरे जब बनाओगे आप पहले इनका मुंह बंद करा दो। दरअसल इनको बोलने की बहुत बड़ी बीमारी है। आप सबसे मेडिकल इक्विपमेंट घोटाला किसने किया? यहाँ पे कोरोना काल में जहाँ लोगों की मौत हो रही था, मेडिकल इक्विपमेंट घोटाला आप कर रहे थे, टीचर भर्ती घोटाला। अरे मेरे भाई, अब आपने बोल लिया, सुनोगे आप जी, रुक जाइए भाई, आप कम से कम सुनोगे तो कि आप बोलते रहोगे। मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन का एक डोज इस बात पे भी बनना चाहिए कि जो बहुत बोलते रहते हैं उनकी बोली बंद हो जाए। ये बात कर रहे थे पिछड़ों को, ऐसे वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये वो राजनीतिक दल बोल रहा है जो राजनीतिक दल परिवार पर विश्वास करता है। जो राजनीतिक दल केवल परिवार पर विश्वास करता है वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करता है। अरे सर, परिवार भी तो अलग अलग हो गया ना। मुलायम सिंह यादव को भगाकर जिस आदमी ने राजनीतिक दल पर कब्जा कर लिया हो, वो आदमी दूसरों को अधिकार देने की बात करता हो। इस पार्टी में केवल और केवल मुलायम सिंह यादव का परिवार, और उस परिवार के अंदर भी इन्होंने तो इस बात की भी चिंता नहीं की कि मुलायम सिंह यादव जब तक अध्यक्ष रहते तब तक ये बने रहते। इन्होंने मुलायम सिंह यादव को निकाल के बाहर कर दिया, इन्होंने शिवपाल सिंह यादव को बाहर कर दिया, इन्होंने शिवपाल के पुत्र को बाहर कर दिया, अखिलेश जी ने अपने भाई को बाहर कर दिया, भाई की पत्नी को बाहर कर दिया। जो आदमी अपने परिवार के अंदर भी अधिकार नहीं बांट सकता, वो किसी को अधिकार नहीं दे सकता। केवल एक परिवार की पार्टी, केवल एक यादव की पार्टी, केवल एक मुलायम सिंह की, और उस मुलायम सिंह का बेटा भी अपने परिवार के साथ अधिकार बांटने को तैयार नहीं है, प्रतिनिधित्व देने को तैयार नहीं है। वो अपने चाचा के साथ सत्ता बांटने को तैयार नहीं है। वो अपने चाचा के साथ वो सुनना ही नहीं चाह रहे। अरे मेरी भाई, बात तो सुनोगे आप मेरे भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अपना मुंह तो बंद करोगे यार। देते वो लोग पारिवारिक झगड़े की वजह से। आप ये गिनाइए ना, वो कह रहे हैं 4.5 सालों में आपने कुछ काम ही नहीं किया, गिनवाने के लिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है। करो तो अब आप जवाब दे पाओगे कि हरा कुर्ता पहन लिया कि अनुराग भदौरिया हो गया। अब देखिए, मैं कहता हूं कि कागज और पेन लेकर बैठ जाओ, और मैं आपको काम गिना रहा हूं। आप भारतीय जनता पार्टी के काम सुनो और कंपेयर भी करो। अगर आप कंपेयर करोगे तब आप जान पाओगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। जाओ एक किसान के पास जाओ और उससे पूछो कि भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए पैसे जब पहुंच रहे हैं तो उसमें भ्रष्टाचार का एक भी डंक नहीं लग रहा है। उसके पास पूरा का पूरा विकास उसी के जेब में पहुंच रहा है, उसके पास पहुंच रहा है। भारतीय जनता पार्टी का लगातार आप बोलते विकास है। अरे आपको नहीं पता, आप सुनोगे हो नहीं। आप मेरे साथ चलिए, आप भी, मैं एंकर महोदय आपसे भी कहता हूं और ये भी चले मेरे साथ उत्तर प्रदेश का दौरा करें। मैं आपको 30 मेडिकल कॉलेज बनते हुए दिखा दूंगा, आंखों के सामने दिखा दूंगा। अगर न दिखा पाए, आपने क्या किया? आपका एक भी विकास का मॉडल अगर जनता के लिए हो, जनता की सुविधाओं के लिए हो, जनता के कष्टों के निवारण के लिए हो, तो एक आप काम बता दीजिए। आप काम करते हैं केवल बजट पर डाका डालने के लिए, आप काम करते हैं भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने के लिए, आप काम करते हैं जनता के हितों को छीनने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पास गांव तक, गरीब तक, किसान तक विकास पहुंच रहा है।
ये जो अब तो प्रियंका गांधी को आप लोग आगे कर रहे हैं, अब तो हाल फिलहाल में वो प्रियंका गांधी भी दिखाई नहीं दे रही है, प्रशिक्षण शिविर भी हुआ तो वो लाइव जुड़ गई, वर्चुअली ये चीजें हो रही हैं अब तो। एंकर महोदया, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे प्रशिक्षण शिविर पिछले कई दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश में रोज मैडम लाइव जुड़कर, चूंकि हम कोरोना के नियमों का भी पालन कर रहे हैं, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तरह ना तो वेंटिलेटरों में घोटाला करती, ना सिलेंडरों में, ना गैस में, ना ऑक्सीजन में, ना हॉस्पिटलों में। पूरे रिपोर्ट आई है आज सारी की सारी, आप उठा के देख लीजिए। अगर इनकी इतनी चाक चौबंद व्यवस्था होती तो आपने देखा शमशान घाटों के बाहर लाइन थी कोरोना में, कब्रिस्तान के बाहर लाइन थी, बेडों के लिए लाइन थी, लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे। घोटाला आपने देखे कितने चल रहे थे। आगरा के हॉस्पिटल में तो उस डॉक्टर ने 22 लोगों को मार ही दिया कि हम वो कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, सरकार अपनी प्राथमिकता बताए। मैं इससे 5 चीज पूछ रहा हूँ। 2017 में योगी जी ने वादा करा था कि प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे, प्रदेश को दूसरा वादा करा था प्रदेश को बिजली युक्त कर देंगे, तीसरा वादा करा था अपराध मुक्त कर देंगे। वक्त की कमी, एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी विजय उपाध्याय जी से। विजय उपाध्याय जी, लेकिन नई टीम कुछ भी हो, कम से कम ऐसी टीम हो जो कि काम कर सके और जनता का पूरा ध्यान रखे, उसे लाभ मिले उन सब चीजों से। सही चुनौती यही है किसी भी सरकार के लिए कि मंत्रिमंडल के मंत्री और उनके जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से जनता के लिए ऐसे प्रोग्राम बनाए, या जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें जो ऑब्स्टिकल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बॉटलनेक्स हैं, उसको कैसे रिमूव करके जनता को जो डिलीवरी है उनकी बेहतरी के लिए, उनके कल्याण के लिए उनके घर तक या उनके सामने तक पहुंचाएं। चाहे आप किसी भी योजना को ले लें, अगर योजना में भ्रष्टाचार हो जाता है तो सरकार की मंशा असफल हो जाती है। और बहुत बड़ी चुनौती होती है, सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, जब कोई पैसा ऊपर से चलता है तो नीचे गांव तक पहुंचते पहुंचते उसमें किस तरीके से लीकेजेस होते हैं। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उससे इसको काफी राहत मिली है और लोगों को काफी सहूलियत मिली, लेकिन फिर भी अभी भी ग्राम पंचायतों में, चाहे जिला पंचायतों में या जिला स्तर पर, अभी भी काफी कुछ काम करने के लिए बाकी है। और जो नया मंत्रिमंडल की कोशिश यही करनी चाहिए कि गांव-गांव तक जनता को इन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में आज विस्तार होने जा रहा है। शाम 6 बजे के बाद नामों का ऐलान किया जाएगा कि किन किन को जगह मिलती है, और खासतौर पर इसमें बताया जा रहा है कि चुनावी राज्यों पर फोकस रहेगा। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।